Hello everyone, I am Nikita Gupta and we are going to start यूनिट सेकंड चैप्टर इवोपरेशन। तो आप इवोपरेशन से क्या समझते हैं? इवोपरेट होना। इवोपरेट क्या होगा? कोई भी लिक्विड जो है जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो फिर वो अपने गैसियस फॉर्म में चला जाता है। जैसे कि आपने कई बार एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में एक कटोरी में पानी रख के छत पे आप रख दीजिए, तो सन से जो हीट मिलेगी उस हीट को यूज़ करके वो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो आपने कई बार किया होगा जिसमें आपने सोचा होगा कि क्यों वो जो पानी है कटोरी का वो गायब हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे बोलते हैं इवोपरेशन। सो क्या है इवोपरेशन? लेट्स सी। So evaporation is a surface phenomena wherein mass transfer takes place from the surface. मीन्स कि ये जो इवोपरेशन है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, यानी कि सरफेस से हो रहा होता है, जिसमें कि जो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सरफेस से हो रहा है। मीन्स कि जो सरफेस की लेयर है वो सबसे पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई, फिर पहली लेयर चली गई तो उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो इवोपरेट हुई। तो इसमें जो होता है वो मास जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सरफेस से हो रहा होता है, इसलिए इसे सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। जबकि आप बॉइलिंग के अंदर देखेंगे कि बॉइलिंग के अंदर भी लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन वहाँ एक सरफेस फिनोमिना नहीं होता। वहाँ पे पूरा जो लिक्विड है वो एक साथ इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है इवोपरेशन की। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। बेसिकली इवोपरेशन क्या है? लिक्विड के वेपराइजेशन की एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग टू अ गैसियस स्टेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है किसी सब्सटेंस की वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रही होती है, एंड ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रेशर। ये चेंज क्यों हुआ है? टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से और या फिर प्रेशर में इंक्रीज की वजह से। मीन्स कि प्रेशर अप्लाई करके भी आप इवोपरेशन करवा सकते हैं। देन इट इज़ इन फंडामेंटल पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ये इवोपरेशन जो है वो वाटर साइकिल का एक फंडामेंटल पार्ट है, एंड इट इज़ कंटिस्टेंसली अकरिंग थ्रू आउट द नेचर। और आप देख सकते हैं कि नेचर के अंदर ये कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, क्योंकि आपने देखा होता है कि रिवर जो होती है उसमें वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इवोपरेट हो रहा होता है। इवोपरेट होकर के वो एटमॉस्फेयर में जा रहे होती हैं वेपर्स, फिर उन वेपर से जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो उस वेपर को स्टोर कर लेते हैं। फिर जब एक सर्टेन टाइम के बाद उन बादलों का जो वेट है वो बढ़ जाता है, तो फिर वही जो वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर उन्होंने स्टोर किया था वो बारिश की फॉर्म में नीचे गिरती है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। तो ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और अ वेपर। तो आपने क्या देखा कि इवोपरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो लिक्विड से गैस या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस का भी पार्ट है। तो हमने इवोपरेशन के इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि इवोपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, जिसके अंदर जो मास ट्रांसफ़र है वो सरफेस से हो रहा होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड का वेपोराइजेशन हो रहा होता है बेसिकली, और इस प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड है वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस फेज में चेंज हो रहा होता है। ये जो चेंज है वो टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीज़ होने की वजह से हुआ है। ये जो एवोपरेशन प्रोसेस है ये वाटर साइकिल का एक फंडामेंटल पार्ट है, और ये कॉन्स्टेंटली हमारे नेचर में हो रहा होता है। इस इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो लिक्विड फेज से गैसियस फेज और वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से होती है इवोपरेशन। अब अगर हमें इवोपरेशन को और समझना है तो हम क्या देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड द इवोपरेशन प्रोसेस फ्यू फैक्ट्स अबाउट द सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज मस्ट नॉन। मीन्स कि इस इवोपरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हमें सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा, एंड द नॉलेज ऑफ सोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर इवोपरेशन। और इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को समझ के, इनको जान करके हम इवोपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन आर गिवन बिलो। तो आगे
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की बताई गई हैं जिनका यूज़ करेंगे हम इवोपरेशन के इक्विपमेंट की डिज़ाइन को समझने के लिए। इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन, मीन्स कि कैसे कंसंट्रेट होता है लिक्विड। देन सेकंड है फॉर्मिंग, जिसमें है कि फॉर्म कैसे बनता है। थर्ड है डिग्रेडेशन, मीन्स कि कैसे डिग्रेडेशन होता है। फोर्थ है स्क्रैलिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कैसे स्केल अप हो जाते हैं। देन फिफ्थ है इक्विपमेंट मटेरियल, मीन्स कि कौन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ 5 प्रॉपर्टीज़ की बात करी है जिनको हम समझेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ समझ आए और इस नॉलेज का हम यूज़ करेंगे इवोपरेशन के लिए इक्विपमेंट की डिज़ाइन करने में। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंसंट्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो सोल्यूशन है उसे कंसंट्रेट किया जाता है। इनिशियली द सोल्यूशन मे बी अ क्वाइट डाइल्यूट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन मे बी टेकन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कि पहले जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, जो सॉलिड अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है वो कम है, और जो दूसरा हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर वो घुला है उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो बेसिकली उस सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को ही कंसिडर किया जाता है। बट एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द सोल्यूशन बिकम्स मोर विस्कस एंड हीट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। और जैसे जैसे जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेट किया जाता है, कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज़ होती है, तो सोल्यूशन जो है वो विस्कस हो जाता है और जो हीट ट्रांसफ़र है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। मींस कि विस्कस सोल्यूशंस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है वो मुश्किल होता है कंपैरेटिवली डाइल्यूट सोल्यूशंस के। तो हमने सोल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हमने कहा कि जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं उसके अंदर हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो ईजीली होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ कंसिडर किया जाता है। बट जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की जाती है तो सोल्यूशन विस्कस हो जाता है और तब हीट ट्रांसफ़र जो है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और ये रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होता जाता है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी आती है फॉर्मिंग। मेनी ऑफ द मटीरियल्स लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फॉर्म ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। तो ये जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ये वेपराइजेशन के टाइम पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। एंड इफ़ द फॉर्म इज स्टेबल इट मे कम आउट अलोंग द वेपर नॉन एज इंट्रेनमेंट। मीन्स कि अगर ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ है ये एक स्टेबल फॉर्म है और ये वेपर के साथ आ रहा है तो इसे इंट्रेनमेंट बोला जाता है। और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट चेंजेस अब्रप्टली ड्यूरिंग फॉर्मिंग फॉर सच सिस्टम। और इन सिस्टम्स के लिए जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो अब्रप्टली चेंज होता है फॉर्मिंग के ड्यूरेशन में, फॉर्मिंग के टाइम पे। तो सेकंड सोल्यूशन की प्रॉपर्टी देखी हमने फॉर्मिंग, जिसमें हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वेपराइजेशन प्रोसेस के टाइम पे उनमें फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं और अगर ये जो फॉर्म है वो स्टेबल हैं तो ये वेपर के साथ आने लगते हैं और इसे इंट्रेनमेंट बोला जाता है। इस प्रोसेस की वजह से मीन्स कि वेपर के साथ फॉर्म आने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो अब्रप्टली चेंज होता है इन सिस्टम्स का फॉर्मिंग की वजह से। देन आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी डिग्रेडेशन, मीन्स कि सब्सटेंसेस का डिग्रेड हो जाना। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो सकता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव एंड मे डिग्रेड ड्यूरिंग इवोपरेशन। मीन्स कि कुछ प्रोडक्ट जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं। मीन्स कि वैसे तो डिग्रेडेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली टेम्परेचर सेंसिटिव मटीरियल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो मटीरियल्स, जो सब्सटेंसेस टेम्परेचर की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इवोपरेशन जब हम करेंगे उन सब्सटेंसेस का
तो इवोपरेशन में बेसिकली हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो उस हीट की वजह से वो डिग्रेड हो जाएंगे। सो थस स्पेशल केस और टेक्निक्स इज रिक्वायर्ड फॉर कंसनट्रेटिंग सच सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कंसनट्रेट करने के लिए स्पेशल केस या स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखी, डिग्रेडेशन, जिसमें हमने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और इवोपरेशन के अंदर दी जाने वाले टेम्परेचर की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं। अब हमें स्पेशल केस या स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होगी ऐसे सब्सटेंसेस को कंसनट्रेट करने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल इवोपरेशन प्रोसेस से उन्हें कंसनट्रेट नहीं कर सकते। देन हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, स्केलिंग। सो many solutions have tendency to deposit the scale on the heating surface which may increase the heat transfer resistance। मीन्स कि कुछ सोल्यूशन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब उनको हीटअप किया जाता है तो वो उस हीटिंग सरफेस पे स्केलअप हो जाते हैं, उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। मीन्स कि जैसे आपका ये कोई वो है कंटेनर है जिसके अंदर हीटिंग की जा रही है, तो ये जो सोल्यूशन जैसे यहाँ तक फिल है तो ये इस सरफेस पे इसके यहाँ कोने कोने पे डिपॉजिट हो जाएगा और एक स्केल बना लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो दीज स्केल्स produce extra thermal resistance of significant value. Therefore, scaling in the equipment should not be ignored. Thus, descaling become an important and routine matter. तो अब जब ये स्केलिंग हो जाती है ना सरफेस पे, तो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा थर्मल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इक्विपमेंट के अंदर जो स्केलिंग हो रही है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसकी वजह से थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसलिए हमें डीस्केलिंग प्रोसेस करनी होगी ताकि जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की वो मेंटेन रहे। और ये जो डीस्केलिंग प्रोसेस है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, एक रूटीन मैटर हो जाता है कि डेली हमें उस इक्विपमेंट को क्लीन अप करना ही है जिन इक्विपमेंट के अंदर ऐसे सॉल्यूशंस को हीटअप किया जा रहा है, उनका इवोपरेशन किया जा रहा है जिनकी टेंडेंसी है स्केलिंग करना। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की फोर्थ टेंडेंसी देखी, स्केलिंग। देन फिफ्थ आते हैं इक्विपमेंट मटेरियल। मीन्स कि कौन सा मटेरियल से इक्विपमेंट बना हुआ है, ये भी एक की रोल प्ले करता है इवोपरेशन प्रोसेस में। सो द मटेरियल ऑफ द इक्विपमेंट मस्ट बी चूजन considering the solution properties so that the solution should neither be contaminated or nor react the equipment material। मीन्स कि इक्विपमेंट मटेरियल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इक्विपमेंट का जो मटेरियल है वो हमें इस तरीके से चूज़ करना है कि जब हम उसके अंदर कोई सोल्यूशन डालेंगे तो वो सोल्यूशन पहली बात तो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि वो उसी इक्विपमेंट का जो मटेरियल है जिससे वो इक्विपमेंट बना हुआ है उसी के साथ रिएक्शन ना कर ले। तो यहाँ हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी किसी भी सोल्यूशन की जिसकी वजह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा इक्विपमेंट बनाना है। तो इसमें हमने फर्स्ट देखी कंसंट्रेशन, जिसमें हमने कहा कि हीटअप किया जाता है किसी सोल्यूशन को तो वो कंसंट्रेट होता जाता है और विस्कस होता जाता है, और इस विस्कस होने की वजह से एक हीट ट्रांसफ़र में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी सोल्यूशन की। देन सेकंड प्रॉपर्टी देखी हमने फॉर्मिंग, कि कुछ मटेरियल्स की टेंडेंसी होती है कि वो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये फॉर्म जो है वो स्टेबल है तो ये वेपर के साथ आएगा और ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को अफेक्ट करेगा। और इसलिए हमें ये समझना है कि कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए हम इवोपरेशन कर रहे हैं, क्या वो फॉर्म क्रिएट कर रहा है और क्या वो फॉर्म स्टेबल है। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी डिग्रेडेशन, कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर देने पे वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि क्या जो सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं इवोपरेशन प्रोसेस के लिए वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, क्या उसमें जो मेन ड्रग है वो टेम्परेचर के प्रेजेंस में डिग्रेड हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर हमें वहाँ पे कोई अदर टेक्निक यूज़ करनी है इवोपरेशन के लिए। देन हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी स्केलिंग, जिसमें हमने कहा कि कुछ सॉल्यूशंस की टेंडेंसी है कि वो स्केल अप कर लेते हैं, यानी कि जब आप उनको हीट देंगे तो फिर वो जिस मटेरियल में हम उन्हें हीट कर रहे हैं
उसके सरफेस पे एक लाइन बना लेंगे, एक स्केल बना लेंगे, तो इसकी वजह से थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और जो एफिशिएंसी है इवोपरेशन की वो डिक्रीज हो जाती है। तो फिर वहाँ पे ये असेंशियल हो जाता है ऐसे इक्विपमेंट्स की रूटीन बेसिस पे क्लीनिंग की जाए। और लास्ट में हमने देखा इक्विपमेंट मटेरियल, जिसमें हमने कहा कि जिस इक्विपमेंट के अंदर इवोपरेशन किया जाना है उसको हमें वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसी मटेरियल की वजह से जो हम प्रोडक्ट है, जो हमारा सोल्यूशन है जिसे हम इवोपरेट कर रहे हैं, वो कंटामिनेट हो जाए। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं किसी भी सोल्यूशन की, जिसे समझ करके हमने इवोपरेशन प्रोसेस के लिए जो इक्विपमेंट है उसे तैयार करना है। देन आते हैं इस इवोपरेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस। इस इवोपरेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि इवोपरेशन रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। मीन्स कि अगर आप कोई सोल्यूशन है उसको आप इवोपरेट कर देते हो तो वो अपने सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक कम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और इजी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा सॉलिड का और सेमी सॉलिड मटेरियल्स का। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड को और डाइल्यूट सॉल्यूशंस को स्टोर करने के लिए ज़्यादा कंटेनर्स चाहिए, ज़्यादा एरिया चाहिए। तो इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को रिड्यूस किया। सेकंड, जो स्टोरेज कॉस्ट था वो भी इससे रिड्यूस हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इट प्रिपेयर मटेरियल फॉर द नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन, फॉर एन एग्जांपल ड्राइंग और क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा। तो इस इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो किसी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन है उसके लिए भी मटेरियल को तैयार करता है। मीन्स कि हो सकता है कि आपको उस लिक्विड प्रिपरेशन को सॉलिड प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इवोपरेशन करके पहले उसे सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उस सॉलिड मटेरियल के अंदर भी कुछ अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो नेक्स्ट हम ड्राइंग करके हमारा जो एक्यूरेट सॉलिड मटेरियल है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स कि इवोपरेशन करके पहले सॉलिड मटेरियल ऑब्टेन करो और फिर उसकी क्रिस्टल्स बनाओ ताकि क्रिस्टलाइजेशन हो। तो ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है ये नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन के लिए भी मटेरियल को तैयार करता है। ये नेक्स्ट जो यूनिट ऑपरेशन है वो ड्राइंग हो सकता है या क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। देन थर्ड है कि इट रिड्यूसेस रेट ऑफ डिटोरिएटिव केमिकल रिएक्शंस। मीन्स कि जो इवोपरेशन प्रोसेस है ये डिटोरिएटिव केमिकल रिएक्शंस की रेट को रिड्यूस कर देता है। मीन्स कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके थ्रू डिटोरिएशन होता है, यानी कि जो मटेरियल है वो डिग्रेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड्स की जो टेंडेंसी है वो डिटोरिएट होने की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है सॉलिड से और सेमी सॉलिड से। इसलिए आप ऐसा समझिए कि अगर इवोपरेशन हमने कर दिया किसी मटेरियल का तो उसके डिटोरिएट होने की जो रेट है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगी। तो थर्ड इसका एडवांटेज है इस प्रोसेस का कि ये डिटोरिएटिव केमिकल रिएक्शंस की रेट को रिड्यूस करता है। फोर्थ है कि इट गिव्स बेटर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि इवोपरेशन प्रोसेस से जो हमारा सॉल्यूशन है वो अभी कंसनट्रेट हो गया है, तो इस विस्कस सॉल्यूशन का या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन का या जो सॉलिड बन जाएगा इस इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू लास्ट में हमारा मटेरियल, तो उसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है उसके होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमने नेक्स्ट इवोपरेशन प्रोसेस का क्या एडवांटेज देखा कि इससे जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा प्रोवाइड होगी। देन लास्ट एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस सॉल्वेंट को, इस प्रोसेस को यूज़ करके सॉल्वेंट की रिकवरी भी की जा सकती है। तो हमने इवोपरेशन प्रोसेस की क्या क्या एडवांटेज देखे। पहला कि इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट को कम करता है। सेकंड, ये नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशंस के लिए मटेरियल को तैयार करता है। ये नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशंस डाइंग और क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं। देन थर्ड है कि ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिटोरिएशन रेट को रिड्यूस करते हैं। फोर्थ, ये माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ, ये सॉल्वेंट की रिकवरी के अंदर हेल्प करते हैं। देन
नेक्स्ट आता है इवोपरेशन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों किया जाता है. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोपरेशन इज टू कंसंट्रेट अ सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड अ सोल्यूशन. तो इवोपरेशन प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सॉल्यूशंस को कंसंट्रेट करना जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं. मीन्स कि ये जो सोल्यूशन है जिसे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर जो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं वो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट. और सॉल्यूट कौन सा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल. मीन्स कि ऐसा सॉल्यूट नहीं होना चाहिए जो हीट देने पे या टेम्परेचर देने पे वेपोराइज हो जाए. तो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए सॉल्यूट. इन द मेजॉरिटी ऑफ इवोपरेशंस द इवोपरेटिंग सॉल्वेंट इज वाटर. मोस्ट ऑफ द इवोपरेशन प्रोसेस जो होते हैं, मेजॉरिटी में जो होते हैं, उनके अंदर ये जो इवोपरेटिंग सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है. व्हेन द लिक्विड फेज इज एजिटेटेड, मास ट्रांसफर इन द लिक्विड फेज इज सफिशिएंटली रैपिड that the rate of evaporation of solvent can be determined by the rate of heat transfer from the heating medium, usually a condensing steam, to the solution. तो इस इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर लिक्विड फेज को क्या किया जाता है? इवोपरेट किया जाता है. अब अगर इस लिक्विड फेज को आप एजिटेट करेंगे, मीन्स कि हिलाएंगे, तो फिर उसकी वजह से मास ट्रांसफ़र जो होगा वो रैपिड हो जाएगा. मीन्स कि इसमें एजिटेशन क्या करता है? इवोपरेशन की प्रोसेस को इन्हांस कर देता है. तो इसमें इवोपरेशन की जो रेट है किसी भी सॉल्वेंट से, वो यूजुअली हीट ट्रांसफ़र की रेट से डिटरमाइन की जाती है. मींस कि आप हीटिंग मीडियम से कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन कितनी है. और ये जो हीटिंग मीडियम है वो यूजुअली या तो कंडेंसिंग स्टीम होती है किसी भी सोल्यूशन की. तो हमने इवोपरेशन के ऑब्जेक्टिव में क्या देखा कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इवोपरेशन का वो है सोल्यूशन को कंसंट्रेट करना. इस कंसंट्रेट किए जाने वाले सोल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है. इन जो इवोपरेशन प्रोसेस है इसके अंदर मेजॉरिटी में जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो वाटर होता है. देन हमने कहा कि जब इस इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर लिक्विड फेज को एजिटेट किया जाता है तो जो लिक्विड फेज है वो सफिशेंटली रैपिडली क्या करती है? इवोपरेशन करती है. मींस कि इसमें जो मास ट्रांसफ़र होता है लिक्विड से गैसियस फेज के अंदर, उसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है. फिर हमने कहा कि इवोपरेशन प्रोसेस की जो रेट है सॉल्वेंट की, वो इस चीज़ पे डिटरमाइन करेगी कि हीटिंग मीडियम से किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. इसमें जो हीटिंग मीडियम है वो यूजुअली कंडेंस स्टीम होती है किसी भी सॉल्यूशन की. ये हमने इस ऑब्जेक्टिव में देखा. देन आते हैं इवोपरेशन प्रोसेस के एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इवोपरेशन इज़ यूज्ड इन कंसंट्रेशन एंड रिकवरी ऑफ dissolved solutes like sodium chloride from an aqueous solution to produce the salt. तो ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इसका यूज़ कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है. मींस कि जैसे कोई सोल्यूशन है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि समुद्र का पानी. तो उससे हमें अगर सॉल्ट बनाना है, सिर्फ हमें सोडियम क्लोराइड उस वाटर से ऑब्टेन करना है, तो वहाँ हम इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे. और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र का पानी होता है जिससे कि नमक बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो कौन सा प्रोसेस है? इवोपरेशन. देन सेकेंड इसकी एप्लीकेशन कहाँ है कि इट इज़ यूज फॉर ईथर रिकवरी फ्रॉम फैट एक्सट्रैक्शन. जब फैट एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से ईथर की रिकवरी करने के लिए इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. देन थर्ड है कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. मीन्स कि बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिनको सिर्फ कंसनट्रेट करने के लिए भी इवोपरेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस कंडेंस्ड मिल्क और टू ऑब्टेन द कंसनट्रेटेड जूस. तो मिल्क को कंडेंस करने के लिए मिल्क को कंसनट्रेट किया जाता है. सेकंड, जो कंसनट्रेटेड जूसेस होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए इवोपरेशन के प्रोसेस से उन्हें गुजारा जाता है ताकि जो जूस है वो कंसनट्रेटेड बने.
जो मिल्क है वो कंसनट्रेटेड बने। देन फोर्थ एंड लास्ट है कि इट इज़ यूज इन कंसनट्रेटिंग फार्मास्यूटिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इन हर्बल इंडस्ट्रीज़। मीन्स कि जो हर्बल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर फार्मास्यूटिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स निकालने के लिए और उन एक्सट्रैक्ट्स को कंसनट्रेट करने के लिए भी इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या क्या एप्लीकेशंस देखी इवोपरेशन प्रोसेस की। फर्स्ट, जो सॉल्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व है उसकी कंसंट्रेशन करने और उसको रिकवर करने के लिए इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सेकंड, फैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से ईथर की रिकवरी के लिए इसका यूज़ करेंगे। थर्ड, सॉल्यूशंस को कंसंट्रेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, फॉर एन एग्जांपल मिल्क की कंसंट्रेशन एंड जूसेस की कंसंट्रेशन। देन फोर्थ एंड लास्ट है कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए भी इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से 4 एप्लीकेशंस देखी हमने इवोपरेशन प्रोसेस की। देन आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवोपरेशन, वो फैक्टर्स जो कि इवोपरेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ हम 6 फैक्टर्स देखेंगे जो इवोपरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। द मेन फैक्टर्स दैट हैव एन इफेक्ट ऑन इवोपरेशन आर एज फॉलो। मीन्स कि हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेनली तो जो इवोपरेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मेन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो कि इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर आता है सरफेस एरिया। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा अगर सरफेस एरिया है तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा और ज़्यादा कंसनट्रेट हमें फ्लूइड मिलेगा। देन सेकंड है टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतनी जल्दी इवोपरेशन होगा, उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा। थर्ड, ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो जो इवोपरेट होकर के जो वेपर बन रही है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ह्यूमिडिटी है यानी कि पहले से ही मॉइस्चर है, तो वो और ज़्यादा मॉइस्चर को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, ले ही नहीं पाएगी, तो फिर वहाँ पे जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन फोर्थ है मूविंग एयर, अगर एयर मूव हो रही है, हवा चल रही है, तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो वेपर बन रही है उसको जाने के लिए एटमॉस्फेयर में स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे वो जाकर के अपनी जगह बना सकती है, तो इसलिए एयर के मूव करने से जो इवोपरेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी। देन फिफ्थ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का वो भी डिटरमाइन करेगा कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो कैसी होगी। जैसे कि आप समझिए कि जैसे जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मीन्स कि कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होने लग जाते हैं, तो उन लिक्विड्स का इवोपरेशन इजी होगा, जबकि जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मीन्स कि उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है बॉयल होने के लिए, उनकी इवोपरेशन की रेट कम होगी। देन लास्ट है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, मीन्स कि कोई लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो भी इवोपरेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो डेंस पार्टिकल होंगे अगर, तो फिर उसमें इवोपरेशन होने के लिए स्पेस कहाँ है, मीन्स कि अगर डेंस है पार्टिकल्स तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें इवोपरेट होने के लिए उसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, वो जो लिक्विड है, वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट कम है। तो हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे। फर्स्ट, सरफेस एरिया, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ इवोपरेटिंग सोल्यूशन इज इंक्रीज देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज एक्सपोज टू एयर इज लार्जर, मीन्स कि अगर इवोपरेटिंग सोल्यूशन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ किया जाता है, वो बढ़ाया जाता है, तो लिक्विड का जो अमाउंट है जो कि एयर के एक्सपोजर में आता है वो ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। मीन्स कि आप समझिए कि एक ए सरफेस एरिया है और एक 2A सरफेस एरिया है, मीन्स कि अगर एरिया को डबल किया जाएगा तो जो सरफेस एरिया के डबल होने की वजह से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ज़्यादा जगह है जिससे आप एयर के एक्सपोजर में आ सकते हो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो वेपर है वो ले सकती है एयर, अब ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से। देन सेकेंड है टेम्परेचर। So the molecules are moved rapidly when the water is heated. This makes the molecules escape faster. Means कि जब मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाएगा, जब टेम्परेचर दिया जाएगा वाटर को, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टली रैपिडली मूव करेंगे और इस मूवमेंट की वजह से
जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली एस्केप करेंगे, इजीली वो फास्टरली एस्केप करेंगे और इस वजह से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी बढ़ जाएगी। देन थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एयर के अंदर कितनी वेपर प्रेजेंट है। तो अगर एयर के अंदर पहले से ही वेपर प्रेजेंट है तो फिर वो जो हम इवोपरेशन की वजह से वेपर क्रिएट होगी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इस वजह से इवोपरेशन की जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। देन फोर्थ आता है मूविंग एयर। सो पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस। मीन्स जब एयर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो एयर में प्रेजेंट जो वेपर है उसके पार्टिकल्स मूव होते रहेंगे और उनके मूव होने की वजह से एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे नए पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू बेसिकली क्या होगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो गैसियस पार्टिकल या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो उन वेपर्स को एयर में जाना होता है, तो एयर में स्पेस होना चाहिए जहाँ पे वो पार्टिकल्स जा सकें। तो इस एयर के मूव करने की वजह से जो वेपर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाते हैं और इसकी वजह से उनके लिए स्पेस क्रिएट होता जाता है। देन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड्स विद अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेट फास्टर। मीन्स कि वो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेंडेंसी है कि कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होने लग जाएंगे, जबकि जो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल होने के लिए। तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स का जो इवोपरेशन होगा वो फास्टर होगा। देन लास्ट है फ्लूइड की डेंसिटी। सो एज द डेंसिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। मीन्स कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की, यानी डिफरेंट साइज के सोल्यूशंस हैं जिनके अंदर ज़्यादा डेंसिटी वाला जो सोल्यूशन होगा उसकी रेट ऑफ इवोपरेशन सबसे कम होगी, जबकि कम डेंसिटी वाले सोल्यूशन की रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगी। तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स देखे जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। फर्स्ट था सरफेस एरिया, सेकंड था टेम्परेचर, थर्ड था ह्यूमिडिटी, फोर्थ था मूविंग एयर, फिफ्थ था बॉइलिंग पॉइंट और सिक्स था डेंसिटी। तो अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था इवोपरेशन चैप्टर, जिसमें हमने फर्स्टली इवोपरेशन का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने कहा कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिक्विड फेज को वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है। देन हमने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ देखी, जिससे कि हम जिस सॉल्यूशन को इवोपरेट कर रहे हैं उसको समझ कर के जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं इवोपरेशन प्रोसेस के लिए उसकी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में 5 प्रॉपर्टीज़ देखी वहाँ पे। फर्स्ट था कंसंट्रेशन, सेकंड था फॉर्मिंग, थर्ड था डिग्रेडेशन, फोर्थ था सीलिंग और फिफ्थ था इक्विपमेंट मटेरियल। देन हमने इवोपरेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस देखे। देन हमने इवोपरेशन प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव को स्टडी किया कि इवोपरेशन क्यों किया जाता है। देन हमने इवोपरेशन प्रोसेस की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया और इन द लास्ट हमने इवोपरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी की। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इवोपरेशन प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस इवोपरेशन प्रोसेस का अदर प्रोसेस से क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे अलग है अदर यूनिट ऑपरेशन से। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।